हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मैंडेरिन एकेडमी। इंटरनेशनल रिलेशन की जो क्लासेस चल रही थी, उसकी जो हम इंडिया और यूएसए का रिलेशन पढ़ रहे थे, उसके बाद में जो उसकी लास्ट फेज़ बच गई थी उसका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस देखेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन है। एंड रिमेंबर, जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये आपके मेंस में आने की प्रॉबल संभावना है, तो उन चीज़ों को लेके उस हिसाब से इसको देखें। आगे बढ़ते हैं हम। एक रिमाइंडर आपके लिए, जो करंट अफेयर की मैगजीन्स थी वो ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मार्केट में अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक्स अवेलेबल है। अदरवाइज़ जो आपका नियरेस्ट बुक शॉप है, जो भी फेमस बुक शॉप्स हैं, वहाँ से आपको अपने बड़े बड़े जो भी शहर हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी क्लासेज है, हमारा जैसे ही शेड्यूल बन जाएगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। सिलेबस हमने ऑलरेडी देखा। कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें इंडिया और यूएसए के रिलेशन में हमने जो फेजेस देखी थी, तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, जिसके अंदर 1947 से लेकर के 2001 और सब्सिक्वेंटली 2008 तक की बातें हमने करी थी। और हमने ये भी कहा था कि जो फेज़ 5 है वो अब वर्तमान में 2024 तक चल रही है। आप फेज़ 5 को 2001 से लेकर 2024 भी कर सकते हो, और आप फेज़ 5 को 2001 से 2008 तक, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आया था, और 2008 से 2024 जब से इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी मजबूत हुए, इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे आज फेज़ 6 पर, जिसमें हम 9/11 के अटैक की बाद की जो बातें हैं वो देखेंगे। तो लेट्स मूव। ओके, डन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा फेज़, आप इसको 5 भी कह सकते हो, ऑब्लिक 6 भी कह सकते हो, क्योंकि जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 2001 से लेकर के 2024 तक का रहने वाला है। अब चीज़ें आपको आपने जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर के वॉच सीरीज से देख लें वीडियोस, तभी आपको चीज़ें कंटिन्यूटी में समझ में आएगी। चीज़ों को कंटिन्यूटी में देखना बहुत ज़रूरी होता है। और 2001 से 24 की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये देखो, 2001 के अंदर 9/11 अटैक हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे हुआ क्या, जो यूएसए की पॉलिसी थी वो उसमें रैंडम चेंज आया और यूएसए गया प्रोटेक्शनिज्म की तरफ। और यूएसए ने ये माना कि जो आतंकवाद है वो एक गंभीर समस्या है, और उसका ये मानना था कि आतंकवाद का ओरिजिन कहाँ है, तालिबान में। और तालिबान कहाँ पे एस्टेब्लिश था, अफ़गानिस्तान में। इसलिए 9/11 के बाद अमेरिका अपने घर से बाहर निकला और ये डायरेक्ट वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुआ। अभी तक जो ये लड़ाइयाँ लड़ता था ना, वो इनडायरेक्ट लड़ता था, डायरेक्ट वॉर में कम इंगेजमेंट थी। और यहाँ से ये कहाँ गया, अफगानिस्तान। भारत और हम यूएसए के रिलेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको भारत को सेंटर में लाना जरूरी। अब हुआ क्या, चूंकि 2001 के बाद, जैसा 1998 के अंदर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इससे तो यूएसए बहुत नाराज़ हो गया था और उसने हमारे ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगाए। जो उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह जी, ये कई बार विदेश यात्रा में, करीब करीब 16 राउंड की कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि 16 चरण की चर्चाओं के बाद में यूएसए भारत को कुछ रियायतें देने के लिए तैयार हुआ। पर मीनवाइल 2001 की जैसे ही घटना होती है, इस घटना के होने के बाद अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका पहुंच गया, जब उसके सोल्जर्स वहाँ पे ग्राउंड में पहुंच गए, तब उसको दो राष्ट्रों की ज़रूरत थी। एक ज़रूरत थी पाकिस्तान और दूसरा था भारत। अब पाकिस्तान क्यों था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए उसको पाकिस्तान की ज़मीन की ज़रूरत थी, और पाकिस्तान को अपना हितैषी और फ्रेंड ही मानता था, और उसको लगता था कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से ग्रसित है। ये उसकी पहले की विचारधारा है, जब 9/11 अटैक हुआ था और जब उसकी फोर्सेस अफगानिस्तान में पहुंची थी। अब भारत को लेकर के ये था कि उसका ये मानना था कि हम तालिबान को हटा देंगे वहाँ से, लेकिन अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए एक कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, एक सिविल गवर्नमेंट चाहिए, जो कि लोकतंत्र के आधार पर एस्टेब्लिश हो, क्योंकि अमेरिका खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस वजह से उसको भारत की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे मालूम था कि भारत के अफगानिस्तान से रिश्ते बड़े अच्छे हैं, और जब वो सिविल कोऑपरेशन में गवर्नमेंट में हेल्प करेगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इस कारण से 2001 के बाद भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधरते दिखाई दी, और इसका जो सबसे अहम चरण आया वो 2005 से लेके 2008 में आया, जब जसवंत सिंह जी की 16 राउंड की कॉन्फ्रेंस होने के बाद में, जसवंत सिंह जी उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर फॉरेन मिनिस्टर से, जसवंत सिंह के समय 16 राउंड की कॉन्फ्रेंस हुई। इस 16 राउंड की कॉन्फ्रेंस में भारत अमेरिका से बहुत सारी रियायतें लेने में
सक्षम हुआ। और ये रियायतें क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि 1998 में जब हमने पोखरण 2 टेस्ट किया था, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या लगाए थे? सैंक्शन। इन सैंक्शन से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा था। तो हम अमेरिका को परसुएड कर रहे थे कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे काम किस लिए इंपॉर्टेंट है? वो सारे के सारे काम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी है, इन सब के डेवलपमेंट के लिए हमको सिविल यूज़ के लिए न्यूक्लियर चाहिए, ना कि हम मिलिट्री यूज़ के लिए। तो ये चीज़ें समझाने में हम कामयाब भी हुए। और मीनवाइल इंडिया का लक भी था कि 2001 के अंदर इतना बड़ा अटैक भी हो गया। 2005 के अंदर सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई। किसके बीच में? सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई भारत और यूएसए के बीच में। अब ये क्यों ज़रूरी था? हमने पिछली क्लास में देखा कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम बनाए गए थे जिसके अंदर अमेरिका की भागीदारी बहुत थी। अमेरिका इकलौता नहीं था, लेकिन विश्व के अंदर कुछ भी नया होता था तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अमेरिका। और उन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम की हमने बात करी जिसके अंदर आपका MTCR ग्रुप, आपका NSG ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, फिर आपका वेसेनार ग्रुप। तो ये जो सारे ग्रुप्स थे, ये ग्रुप क्या थे? एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम थे। अब चूंकि भारत ने जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, CTBT, तो हमने ये ट्रीटीज़ भी साइन नहीं की थी भारत ने। तो इस वजह से अमेरिका और भी नाराज़ था। समझ गया? यहाँ पर इन एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम से बाहर निकल करके हमें न्यूक्लियर जो मटेरियल चाहिए था, उसके लिए हमने ये अमेरिका से सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। अमेरिका के हित आप देख लो, उसको अफगानिस्तान में हेल्प चाहिए, वो इंडिया को दबा के भी रखना चाहता था, तो इसलिए, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि दुनिया में उसकी पैठ ही बन जाएगी। तो सिविल न्यूक्लियर डील के तहत उसने ये आश्वासन दिया कि मैं आपको जो न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए पीसफुल यूज़ के लिए, सिविल यूज़ के लिए, वो क्या करूँगा? प्रोवाइड करूँगा। परंतु आपको आपके कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव करने पड़ेंगे। भारत ने पॉलिसीज़ में बदलाव किए भी, परंतु वो सारे के सारे बदलाव उस हिसाब से नहीं थे जिस हिसाब से अमेरिका चाहता था। तो आज भी हमें इतना न्यूक्लियर मटेरियल मिला नहीं है। कहाँ से? अमेरिका से। तो भविष्य में मिलने की संभावना है क्योंकि आज हमारा कॉपरेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक एरिया ये हो गया। अब 2008 के बाद ग्लोबल रिसेशन आ गया। जैसे ही ग्लोबल रिसेशन आया 2008 के अंदर, आर्थिक मंदी आई थी। इस मंदी के कारण नए मार्केट्स की ज़रूरत थी, तो भारत की तरफ इसका और आकर्षण बढ़ा क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था। ये चीज़ें होने के साथ आपको ये भी समझना होगा कि धीरे धीरे जो भारत का और अमेरिका का जो आपस का डिफेंस का कॉपरेशन था ना, डिफेंस के अंदर आपने अगर नोट किया हो कि हमारे पास जो कार्गो एयरक्राफ्ट होते हैं, मिलिट्री के अंदर जो कार्गो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो मालवाहक जहाज़ होते हैं, मैं हवाई जहाज़ों की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हमारे पास पहले IL एयरक्राफ्ट थे 78 एंड 76, जिसके एक तो रिफ्यूल करने के लिए और एक मालवाहक के रूप में। इसके बाद ये सारे हमने किससे प्रोक्यूर किए थे? रशिया से। हमारे पास अमेरिका और यूरोप से कोई नहीं था। तो सबसे पहले हमने ग्लोब मास्टर, जिसे हम C-17 के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, प्लीज़ इसको फॉलो करें। ग्लोब मास्टर C-17 ये भी एक मालवाहक हवाई जहाज है। ये हमने किससे प्रोक्यूर किया? अमेरिका से। इसके बाद आपको पता हो तो C-130J, ये इसको हम हरक्यूलस एयरक्राफ्ट कहते हैं, ये भी हमने किससे प्रोक्यूर किया? USA से। वहाँ पे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, किसकी? USA की। तो वहाँ से हम ये प्रोक्यूर करते हैं। ठीक है, तो C-130J हरक्यूलस। इसके बाद नेवी के अंदर जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे, तो वहाँ पे मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, मतलब कि जो समुद्र का पानी है वहाँ पे सर्विलेंस करने के लिए, निगरानी रखने के लिए हमने P-8AI, जिसको हम पोसाइडन कहते हैं, पोसाइडन एक तरह से समुद्र का देवता था जिसको यूरोप में कहते थे, उसके नाम पे ये बना था। तो ये भी अमेरिका से हमने P-8I जो मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए हमने वहाँ से प्रोक्यूर किया। इसके अलावा अगर आपको नॉलेज हो तो कई प्रकार के वेपन्स, कई प्रकार के ड्रोन्स, ये हम किससे बात कर रहे हैं? और USA से। और इसके अलावा डिफेंस क्षेत्र में ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमने साइन किए, जिसका अगर आपको नाम पता हो तो एक तो है आपका लिमोआ, दूसरा था आपका कॉमकासा। अब देखो लिमोआ क्या है? ये है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कॉमकासा क्या था? कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये कॉमकासा और लिमोआ ये काफ़ी चर्चाओं में थे। अब इनके साथ ही साथ धीरे धीरे हम काफ़ी आगे बढ़ ही रहे थे। हमने इसके साथ तीसरा एग्रीमेंट एक बैका करके है,
ये तीनों एग्रीमेंट हमने किसके साथ साइन कर लिए? अमेरिका के साथ। इन एग्रीमेंट से हमारा कॉपरेशन आपस में बढ़ता गया और इसीलिए कहते हैं कि भारत और यूएसए का जो रिलेशन है ना, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर नेचुरल अलाई के तौर पे, क्योंकि पॉलिटिकली आप दोनों की राजनीति एक तरह की है। उसके बाद आप डिफेंस के अंदर कॉपरेशन कर रहे हो, जहां आप सारे इक्विपमेंट रशिया से खरीद रहे थे, अब आप यूएसए से खरीद रहे हो। इक्विपमेंट्स मैंने आपको यहाँ बता दिया कौन से हम खरीद रहे हैं। और ये जो एग्रीमेंट थे ना, जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये लगभग 2016 के अंदर हमने साइन किया था। इस एग्रीमेंट से क्या था कि आप, यानी कि यूएसए का कोई शिप है या भारत का कोई शिप है, वो शिप जाएगा, अगर यूएसए का शिप भारत में आता है तो हमारे यहाँ पर वो क्या कर सकता है, वो डॉक हो सकता है, वहाँ पर उसको कोई लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। इस तरह का एग्रीमेंट था। उसके बाद 2 साल बाद में करीब 2018 के अंदर हमने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया? कॉमकासा, यानी कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये क्या था? इसके तहत ये था कि आपके जो मिलिट्री के जो मालवाहक जो भी समुद्री यान है, उनके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, जिससे कम्युनिकेशन होता है, आपस में संचार का आवागमन होता है, वो अमेरिका के होंगे। जिससे क्या होगा कि आप आराम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको एक दूसरे से हेल्प मिल सकती है। ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, 2018 के अंदर हमने साइन किया था और ये एग्ज़ाम में सवाल भी आया गया है। इसके बाद बैका जो था वो था बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन। ये जियो स्पेशल मतलब क्या है कि अगर आपको याद हो कि 1999 के अंदर हमारा कारगिल में युद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंदर हमने यूएसए से हेल्प मांगी थी कि पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो हमारे माउंटेन पीक्स पे आके बैठ चुकी है और हमें उन पीक की एक्चुअल जो पोजीशन चाहिए कि वहाँ पे कितनी प्रेजेंस है ट्रुप्स की, किस लेवल का असला और बारूद वगैरह वहाँ पे है। तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारी उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क था इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। यूएसए ने मना कर दिया कि बोला सॉरी हम नहीं दे सकते। टेरिटरी किसकी थी? भारत की। परंतु यूएसए ने मना कर दिया। तब भारत को रियलाइज़ हुआ कि हमें हमारा जो स्पेस एजेंसी है, जो नासा इसरो है, उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें हमारे सैटेलाइट लॉन्च करने की ज़रूरत है। हम दूसरे देशों पर किसी वजह से हम उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए हमने आज कौन सा मिशन चला रखा है? आत्मनिर्भर भारत। इसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन एक आयाम क्या आपका? स्पेस का भी है। तो रीज़न आपको पता है, रीज़न इतिहास में मिलेंगे। तो 1999 के अंदर अगर यूएसए से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती तो शायद जो हमारा ऑपरेशन विजय चला था, जिसमें हम कारगिल में विजयी हुए थे, तो वो जो ऑपरेशन विजय चला उसके अंदर कैजुअलिटी कम होती, कम लोगों की जान जाती, ऑपरेशन कम ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाता। हम पाकिस्तान को चैलेंज भी कर सकते थे, शायद लड़ाई भी ना लड़े जाती और इंटरनेशनल प्रेशर बना करके हम यूएसए को पाकिस्तान को वहाँ से भगा सकते थे। परंतु हुआ क्या? हमारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमारे पास एविडेंस नहीं थे। तो यहाँ पर अब जब हमारी स्पेस एजेंसी एक्टिव होने लगी तब यूएसए ने बोला ये तो आगे निकल रहे हैं। तो साल 2020 के अंदर कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया? बैका, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन फॉर जियो स्पेशल मतलब यही है कि जो संचार है, अपना सुदूर जो हमारे नेविगेशन के सैटेलाइट वगैरह हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हम यूएसए के सैटेलाइट से भी ले सकते हैं और हमारे सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो यूएसए की एजेंसी है नासा और हमारी है इसरो, ये दोनों आपस में कॉपरेशन करेगी। आप समझ गए? तो ये जो हमारे साथ में एग्रीमेंट्स हुए, ये एग्रीमेंटों ने भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को और नई ऊंचाइयों पर ले गया। उसके बाद एक एग्रीमेंट बीच में चर्चा में चल रहा था, आई थिंक 2019 या 20 के अंदर ही ये एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, जिसको हम जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये हमने एक और एग्रीमेंट जो था वो काफ़ी, एक्चुअली इसके अंदर काफ़ी सिक्योरिटी एंगल्स थे, तो पहले काफ़ी दौर तो चर्चाएं चली, लेकिन 19 से 20 के अंदर ये भी फाइनल हो गया। तो ये एग्रीमेंट दिखाते हैं हम किस तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और बैकग्राउंड क्या है कि बैकग्राउंड ये है कि चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस हम दोनों के खिलाफ बढ़ रहा था, मतलब स्पेशली इंडिया के खिलाफ बढ़ रहा था, और चाइना को यूएस अपना खुद का एक राइवल या दुश्मन मानता है। तो इस वजह से इंडिया को उसने फुल सपोर्ट किया। ये एग्रीमेंट साइन हुए, कॉन्फिडेंस और बढ़ा। अब इसके अलावा आप जानते हैं हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है आपस में, जैसे युद्ध अभ्यास है। उसके बाद आज हम क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड के अंदर आप जानते हैं यूएसए भी है, इंडिया भी है। तो ये एक और कॉपरेशन, मिलिट्री कॉपरेशन की तरफ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमने I2U2 इज़राइल के साथ, उसके बाद इंडिया आ गया, फिर यू के अंदर आपका यूएसए आ गया और UAE आ गया, और इंडिया और इज़राइल,
तो ये 4 राष्ट्रों का जो हमने I2U2, इसको क्या बोलते हैं, इसको कई बार वेस्ट क्वाड भी बोलते हैं, पश्चिमी क्वाड, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर है। तो ये भी हमने एक ग्रुपिंग बनाई है जिसके अंदर हम पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। इसके बाद आप जानते हैं I2U2 के बाद अभी ट्रेड के लिए हमने रिसेंटली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC कॉरिडोर बनाया। तो इस कॉरिडोर के अंदर भी हम इम्पॉर्टेंट भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर USA भी पार्ट है। तो ये कॉरिडोर क्यों बना रहे हैं, हम इंडिया का कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके खिलाफ काउंटर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंडिया और USA का जो आज आप पिछले 10 सालों का जो रिलेशंस देखेंगे ना, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम। इसी के साथ अगर आपको देखना है जो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे ICET जिसके अंदर मतलब जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपकी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसके अंदर कॉपरेशन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर क्रिटिकल और इमर्जिंग कौन सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, टेलीकॉम सेक्टर है, आपका स्पेस सेक्टर है, मशीन लर्निंग है। तो ये सारे के सारे सेक्टर के अंदर जो हमारा ये एग्रीमेंट कॉपरेशन चल रहा है ICET, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें भी दिखाती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैं भूल गया, सेमीकंडक्टर के लिए भी इंडिया और जो आपका USA है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, समझ गए आप। तो ये चीज़ें दिखाती है किस तरह से हमारे रिलेशन आपस में सुधर रहे हैं और किस लेवल पे जा रहे हैं। आपको अगर पता हो, एक आर्टिमिस अकॉर्ड है, एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाना, बाद में मत बोलना कि सर एग्ज़ाम में सवाल नहीं आए और कहाँ से आए पता नहीं चला। आर्टिमिस अकॉर्ड क्या है, इसके अंदर बहुत सारे राष्ट्र हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो आउटर स्पेस है ना, जो अंतरिक्ष है, उस आउटर स्पेस का किस प्रकार से हम सिविल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ा उद्देश्य है आर्टेमिस का। तो ये चला कौन रहा है, ये है नासा का लेकिन नासा का इकलौता नहीं है, इसके अंदर विश्व की इंपॉर्टेंट जो स्पेस एजेंसियाँ वो शामिल है, और इसके साथ इसरो भी जुड़ा है। ये अभी रिसेंटली 2023 के अंदर, पिछले साल ही ये एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर इसरो भी जुड़ा। तो ये चीज़ें दिखाती है कि जो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, निसार की हमने बात करी, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको हमने करंट अफेयर में कई बार कवर किया है, इसके अंदर भी नासा और इसरो ये आपस में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रही। अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इनकी इमेज कैसी है, तो आपको बता दूं कि US कांग्रेस को संबोधित करना कोई छोटी बात नहीं होती है, उनके जॉइंट सेशन को। और ऐसा करके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो इमेज है ना, वो उन लीडर्स में होगी है जैसे विंस्टन चर्चिल थे जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा आप जानते हैं नेल्सन मंडेला थे। तो इन लोगों की लिस्ट की गिनती में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी उनका भी लेवल इतना बढ़ चुका है, क्योंकि US कांग्रेस में जाकर के संबोधित करना और वहाँ जाके कहना कि भारत और USA के जो रिश्ते हैं वो नए आयाम छू रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, आखिर हो सकता है लीडर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन हाउस तो वही रहेगा, संसद के सदन तो वही रहेंगे। इस कारण से जो ये हमारे जो रिलेशंस है ना, जो फेज़ 6 है, जो करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ आपको इंडिया और USA के रिलेशंस को समझना होगा। आपको बता दूँ, चाहे 100 बातें हो जाएं, कितनी ही आलोचनाएं कर दे US, लेकिन जो हमने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रशिया से खरीदी थी, इस मिसाइल के ऊपर USA के द्वारा कोई सैंक्शन नहीं लगाए गए। रशिया आप जानते हैं USA का ऑपोजिट है, USA और रशिया की नहीं बनती है। USA उन सभी कंपनियों पर, उन राष्ट्रों पर बैन लगाता है जो रशिया के साथ व्यापार करते हैं, और वैसा व्यापार करते हैं जो कि मिलिट्री लेवल का हो। परंतु S-400 हमने बाय करी, लेकिन रशिया से बाय करने के बावजूद भारत के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगे। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, जो चाबार पोर्ट है, ईरान का जो चाबार पोर्ट है, इस पोर्ट को लेकर के 10 साल का हमने एग्रीमेंट कर दिया। डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे थे, 10 साल का व्यापार के लिए हमारा एग्रीमेंट हुआ। किसके साथ? ईरान की कंपनी के साथ, भारत की प्राइवेट कंपनी का। परंतु इस पोर्ट को लेकर के बयान भले कितने आ जाए अमेरिका से, लेकिन अमेरिका फिर भी चाबार पोर्ट के लिए भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि आखिर एक चाबार पोर्ट के लिए या एक मिसाइल सिस्टम के लिए USA भारत से जो अपने रिश्ते हैं उनको नहीं तोड़ सकता, उनमें अपना एक डाउनफॉल नहीं लेके आ सकता। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इंडिया और USA का जो रिलेशन है, इसके साथ हमारी सारी फेजेस कंप्लीट होती हैं। मोस्टली मतलब 99% चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से और सवाल आ सकता है जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में। कुछ सवाल इसमें डिफेंस के भी जनरेट हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हुए हैं, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के भी हुए हैं, जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड है, निसार है। इन चीज़ों को भी आपको फॉलो करने की
आवश्यकता है। अब सिलेबस के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं चाइना के रिलेशन को लेकर। आई थिंक चाइना ही रिलेशन है, 1 सेकेंड। यस, तो हमने यहाँ पे बात कर ली इंडिया के रिलेशन किसके साथ, यूएसए के साथ कंप्लीट। अब इसका हमारा रिलेशन चाइना के साथ और रशिया के साथ है। हम कोशिश करते हैं जितना हमसे कवर हो पाएगा वो करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। तो चाइना के साथ रिलेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा इंडिया यूएसए रिलेशन हो गया। और अब यहाँ पे हम आते हैं, हमारा जो इसी आज के टॉपिक का सेकंड पोर्शन है वो है इंडिया के रिलेशन किसके साथ, चाइना के साथ। देखो हम वो चीज़ों पे ज़रूर फोकस करेंगे वो जो आपके डायरेक्टली मेंशन है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले यूएसए के रिलेशन अच्छे से इसलिए बताया, इससे आप बहुत सारी कंट्रीज़ के रिलेशन खुद अपने दिमाग से भी निकाल पाओगे और ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। अब इंडिया और चाइना का जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे एग्ज़ाम में आने की संभावना है प्रश्नों को, वहीं पे फोकस किया जाए ज़्यादा बेटर है। तो देखो सबसे पहली बात, जैसे हमने इंडिया और यूएसए के रिलेशन को कुछ फेजेस में बांटा था, हमको इसको भी कुछ फेज में बांट देते हैं और उन फेज़ की चर्चा यहीं कर लेंगे। यदि इसका फेज़ 1 कहूँ मैं आपको, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मोस्टली 1947 से करेंगे। क्यों करेंगे, हम वहाँ से आज़ाद हुए हैं, उसके बाद के रिश्ते देखेंगे। उससे पहले हम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे। अब देखो फेज़ 1 के अंदर आप रिश्ते देखो, 1947 से लेकर के युद्ध हुआ था 1962 में, तो ये पहला फेज़ हो गया। उसके बाद अगर आप सेकंड फेज़ बनाते हैं हम, तो जो फेज़ 2 बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी युद्ध से लेकर के जो हम दोनों के राष्ट्रों के बीच में एक आपस में एक दूसरे से बातचीत न करने का तरीका था, उसको फेज़ ऑफ आइसोलेशन भी कह सकते हैं। तीसरी फेज़ बनाएंगे हम, फेज़ 3 हो जाएगी आपकी 1987 से लेकर के साल 2001 तक, जब वहाँ पे अमेरिका के अंदर 9/11 का अटैक हुआ था। उसके बाद हमारा आपस में क्या बढ़ने लगता है, एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ने लगता है। तो 2001 से लेकर के 2008 तक, जबकि ग्लोबल मंदी नहीं आई थी। उसके बाद आप लास्ट फेज़ 5 देखोगे, जो कब से है, साल 2008 से लेके वर्तमान समय तक, और ये कंटिन्यू है। तो फेज़ 1 को तो आप ये कह सकते हो कि भारत उस समय एक आइडियल कंट्री थी, और मतलब हम ना आइडियल सिचुएशंस को मानते थे, यानी कि आइडियलिज्म। जबकि चाइना किस में विश्वास रखता था, ये इंडिया की साइड हो गई, और चाइना विश्वास रखता था रियलिटी में, रियलिज्म में। अब कैसे समझाऊं मैं आपको, तो सिंपल तरीके से आप ये समझो कि हम पंचशील की बातें करते थे। पंचशील एग्रीमेंट क्या था, पंचशील के सिद्धांत क्या थे, हम कई बार इसके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल डेवलपमेंट है, को एग्जिस्टेंस ऑफ पीसफुली को एग्जिस्टेंस है। ये पांचों जो हमारे मेन पिलर्स हैं उसको पंचशील कहते हैं। ये सिद्धांत थे जो भारत और चाइना दोनों फॉलो करता हुआ आया, और चाइना आज भी कहता है कि हम पंचशील के सिद्धांत पर अडिग है। अब फेज़ 1 में अंदर क्या था कि जब आज़ाद हुए तो चाइना भी उसी वक्त आज़ाद हुआ। इस वक्त क्या था कि हम ये मानते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, जो कि नेहरू जी का बड़ा प्रिय स्टेटमेंट है, और हम ये मानते थे कि जो चीनी है उनसे हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन का रिलेशंस है और हम आपस में शांति से रह लेंगे। हुआ क्या, 1962 के अंदर जब आप पे अटैक हुआ, तब आप समझ में आया कि ओहो सिचुएशन काफ़ी अलग है। तो चाइना तो रियलिटी को मानता था। चाइना बोलता था कि ये जो मैंने आपसे कई बार चर्चाएं की होगी, एक 5 फिंगर पॉलिसी है। ये 5 फिंगर पॉलिसी किसकी है, ये 5 फिंगर पॉलिसी है चाइना की। अब जैसे यदि आप, मैं ये हिमालयाज़ है, इंडिया का मैप मुझे बनाना ही पड़ेगा। ये इंडिया का मैप है और ये आपका हिमालयाज़ हो गया, ठीक है। इस हिमालय के अंदर कुछ पोर्शंस है, कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे एक पॉकेट, सेकंड पॉकेट, थर्ड पॉकेट, फोर्थ पॉकेट और फिफ्थ पॉकेट, ठीक है। अब ये क्या आपका, ये रीजन हो गया आपका लद्दाख का, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तराखंड, यहाँ पे आपका नेपाल एंड भूटान, और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ जो पोर्शन है, ये आपका हो गया तिब्बत। चाइना क्या मानता है 5 फिंगर पॉलिसी के तहत, उसका ये मानना है कि ये जो ये तिब्बत की लोकेशन है ना, वो हमारी हाथ की हथेली नहीं होती उसकी तरह, और ये उसकी 5 अंगुलियां हैं, एक अंगूठा और 5 अंगुलियां,
और उसका ये कहना है कि 5 फिंगर पॉलिसी के तहत कि एक समय पर हमको इन सबको अधिकार में लेना है। इसीलिए इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना इसको रियलिस्टिक पॉलिसी की तरह मानता है और भारत कहता है कि ये रियलिस्टिक है नहीं। अरुणाचल प्रदेश हमारा भाग है, लद्दाख हमारा भाग है, नेपाल और भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हमारा भाग है, समझ गए। लेकिन इन चीज़ों को कौन नहीं, इसमें सिक्किम भी इन्वॉल्व है, इन चीज़ों को कौन नहीं मानता? चाइना नहीं मानता। इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश में जब लोग घूमने जाते हैं, कोई भी हमारा इंडियन ऑफिशियल जाता है तो स्टेपल वीज़ा इश्यू करता है उसको, आप समझ गए। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का कोई भी नागरिक यदि चाइना भी जाएगा तो उसको कौन सा वीज़ा देता है? वो स्टेपल वीज़ा देता है। और यदि कोई इंडिया की हाई प्रोफाइल विजिट होती है अरुणाचल प्रदेश में तो वो उसका हमेशा विरोध करता है। ऐसा क्यों करता है? कि चाइना का ये मानना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, आप समझ गए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा डोकलाम का विवाद हुआ 2017 में, तो चाइना ये बोलता है तो हमारी टेरिटरी है। इसी प्रकार से आपने लद्दाख के अंदर देखा होगा अक्साई चीन का एरिया, ऑलरेडी वो हमसे छीन चुके 1962 के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे शक्षगम वैली है जो कि काराकोरम पास के बगल में है। कौन सी वैली है? शक्षगम। इस वैली को चाइना, पाकिस्तान ने किसको बेच दिया? चाइना को बेच दिया औने पौने दाम पे। परंतु ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट थी और भारत का खुद का यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे भारत की एक सार्वभौमिकता थी। अब शक्षगम वैली से रास्ता निकलता है, वो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो काराकोरम पास से होकर निकलता है, तो इसलिए भारत इसका विरोध करता है। फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा होगा कि वो नेपाल को उत्साहित करके वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, जो लेखा पानी है और जो आपका जो हमारे लिम्पिया दुरा और ये कुछ एरियाज़ हैं जो काली रिवर की एरिया है, तो वहाँ पे ये डिस्प्यूट उसने जनरेट कर रखा है। तो चीज़ें आपको समझनी होगी कि इस 5 फिंगर पॉलिसी के कारण चाइना इन सब का विरोध करता है। चाइना की पॉलिसी कैसी है? रियलिज्म। और हमारी कैसी? आइडियल चीज़ों को हम शांति से बैठ के और विचार करके कर सकते हैं, लेकिन जो रियल मानता है वो एक थ्रेट है। तो यहाँ इसीलिए 1962 में वॉर हुआ। वॉर के बाद भारत समझा कि ओहो सिचुएशन बड़ी ख़राब है, तो उसके बाद 1962 से लेकर 1987 तक हमारे आपस में जो रिश्ते थे ना, वो एक तरह से आइसोलेशन वाला काम था। एक दूसरे से बातचीत नहीं थी, विवाद था, क्योंकि भारत 1962 में शॉक रह गया जब चाइना ने अटैक किया था। उसके बाद फेज़ 3 में 1987 से लेकर 2001 तक चाइना ने कोई बॉर्डर पर एग्रेशन नहीं किया, हमने भी नहीं किया। तो एक तरह से एक शांति का काल था ये। लेकिन ये शांति कैसी थी? कोल्ड पीस। शांति है लेकिन बातचीत में दिख नहीं रही है, एहसास नहीं हो पा रहा। और फिर फेज़ 4 में 2001 से 8 जब यूएसए कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और 2008 में ग्लोबल रिसेशन आ गया, तब उस वक्त क्या हुआ? भारत का और चीन का मार्केट को लेकर के कंपटीशन आपस में बढ़ने लगा, तो यहाँ कंपटीशन की भावना आ गई। अब 2008 से 2000 चीन के बाद जब से नदियों को लेकर के विवाद होने लगा है, टेरिटरी को लेकर विवाद होने लगा है, तब से हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है या कन्फ्रंटेशन। ये तो एक कार्यकाल मैंने आपको बता दिया। इसमें चाहे उसके प्रीमियर कोई भी आए हो, कोई भी प्रेसिडेंट बना हो, जैसे अभी शी जिनपिंग है, काफ़ी लंबे दौर से है, तो ये हमारे यहाँ पे कोई कंक्रीट सॉल्यूशन भारत और चाइना के रिलेशन में देखने को नहीं मिला है। काफ़ी समय तक बॉर्डर पे शांति रही, लेकिन डोकलाम हुआ, उसके बाद गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ 2020 के अंदर, उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही जिससे हम ये माने कि इन दोनों के राष्ट्रों के रिश्तों में कोई सुधार है। दूसरा, व्यापार को लेकर के हमारा जो दोनों का बायलैटरल ट्रेड है, दोनों राष्ट्रों का आपसी जो व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड है, वो करीब करीब 120 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है 2024 में, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट है, हम जो निर्यात करते हैं चाइना को, बहुत कम है, और करीब करीब 90 बिलियन यूएस डॉलर तो केवल और केवल ये अपना चाइना है, वो हमको माल को हमारे यहाँ पे निर्यात करता है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि हम डिपेंड भी है उस पर, उससे दूर भी हटना चाह रहे हैं लेकिन हट भी नहीं पा रहे। तो और उसके बाद दोनों ही बड़ी पावर्स है, दोनों लार्ज इकॉनमी है, और दोनों विश्व के मंचों पे आमने सामने खड़ी होती है। हम किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को घोषित करते हैं तो चाइना जाके वहाँ वेटो कर देता है। तो ये चीज़ें दिखाती है। इसी प्रकार चाइना के जैसे प्रोजेक्ट हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो हम उसका विरोध करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति देख लो, नेकलेस ऑफ डायमंड, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने सुनी होगी, वो सारी की सारी पॉलिसी, इन सबको हम एक क्लास में लेने का प्रयास करेंगे अगर हमारे पास समय बचा तो क्या है कि ये जो पॉलिसीज चल रही है ना, वो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, इसी मैंने बोला एक्चुअली ये जो फेज़ है हमारी, ये कौन सी फेज़ है? ये कन्फ्रंट्रेशन की फेज़ है। हमारा आपस में एक तरह से ये कह सकते हो शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, लेकिन हर मुद्दे पे हम एक दूसरे के
खिलाफ हैं। यहाँ तक कि है कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी बार बार एक दूसरे के जब भी कोई बात आती है तो उन डिप्लोमेट्स को मतलब मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा बुलाया जाता है, उनको चेतावनी दी जाती है कि आप अपने इन जो भी आपकी जो तरीके हैं उन बातचीत है उनको सुधार कीजिए, अदरवाइज़ फिर हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन दोनों बड़े राष्ट्र हैं और दोनों अपनी औद्योगिक उत्पत्ति चाहते हैं, इसलिए डायरेक्टली वॉर में कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब हमारे बीच में आपस में विवाद क्या है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जानी गए कि हमारे विवाद का जड़ कौन सी है? तिब्बत, जिसकी 5 फिंगर पॉलिसी हमने बात कर ली। दूसरा, आप जानते हैं कि रिवर्स जो पानी आता है कहाँ से? यारलुंग शांगपो, मतलब कि जो कैलाश जो मानसरोवर लेक है तिब्बत के अंदर, वहाँ से 2 रिवर ओरिजिनेट होती है। ये हिमालय है, ये कैलाश मानसरोवर लेक है। यहाँ से एक नदी तो आ गई इंडिया में इस तरफ से इंडस, जो पाकिस्तान में चली जाती है बाद में, और एक नदी आ गई इधर से, इसको बोलते हैं यारलुंग शांगपो। ये जो यारलुंग शांगपो चाइना के अंदर इसका नाम है, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, इसको हम हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र, समझ गए? तो ये जो बड़ी रिवर है इसके ऊपर चाइना कई डैम्स बना रहा है, रिवर का फ्लो कम हो रहा है, उससे कई प्रकार की समस्याएं, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, पीने के पानी की समस्याएं हैं, फ्लडिंग हो जाती है, कई बार ड्राउट की सिचुएशंस होती है, तो आसाम वगैरह परेशान होते हैं, बंगाल परेशान होता है। तो ये रिवर का डिस्प्यूट चल रहा है। तीसरा, कश्मीर के मसले में जहाँ उसको आने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी अपनी वो टांग फंसा रहा है, आप समझ गए? उसके बाद जो पंचशील के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में वर्तमान में ना एक निश्चितता नहीं दिखाई देती है। ये कैसे मालूम चला? कि आपने देखा कि 2017 के अंदर डोकलाम का विवाद, 2020 के अंदर गलवान वैली का विवाद, ये दिखाता है कि पंचशील के सिद्धांत जो हमारे दोनों राष्ट्रों के आपस में अच्छे रिश्तों को दिखाते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिली। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। उसके बाद व्यापार का मुद्दा चल ही रहा है। फिर साउथ चाइना सी के अंदर जिस प्रकार चाइना एग्रेशन दिखा रहा है और भारत क्वाड जैसी संस्थाओं के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, और मिडल ईस्ट के अंदर भी जिस प्रकार से चाइना और इंडिया आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ये हमारे आपस के विवाद को दिखाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में विवाद चल रहे हैं उसके बारे में हमने बात करी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके रिलेशन में जो करंट से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर साउथ चाइना सी का हमको देखना है, एक इंडियन ओशन का देखना है, और जो कुछ पॉलिसी चल रही है उसके बारे में हम वापस चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है कंटिन्यूटी में थी, तो इस क्लास को हम आज यहीं विराम देते हैं, और इसके बाद जो हमारे कुछ पोर्शन इसके बचे हैं वो देख करके हम रशिया की तरफ शिफ्ट होंगे। ओके, वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।